हमास की जंग जो है अब वो हूती तक पहुंच गई है और यहां पर देखिए हूती भी कह रहा है कि हम इसका बदला 24 घंटे के भीतर ही लेंगे। आपको बता दें हूती लाल सागर के किनारे पर बसा हुआ है और यहीं से वो पानी के जहाजों पर हमला करता है। लेकिन क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। यमन में इजराइल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी। हूती के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। पोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल डिपो पर अटैक। इजराइल ने तेल अवीव पर हूती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इजराइल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजराइल ने 5 F-16 लड़ाकू विमान, 8 F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजराइल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हूती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजराइल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। क्रूर इजरायली हमले का मकसद यमन के लोगों के दर्द को बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजराइल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब एक दिन पहले हूती ड्रोन हमले ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ अब हम आगे शुरुआत करेंगे चर्चा की। स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास जाएंगे और समझेंगे कि आखिर जो हमला किया गया है इसके पीछे क्या कुछ वजह रही होगी। आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ हैं और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, आपके पास मैं आते हुए समझना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस भी समझना चाहेगी कि नेतन्याहू ने जो ये पलटवार किया है, जो करारा जवाबी हमला दिया है, इसके पीछे क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? मुझे लगता है 3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आई थिंक हूतीज हैव अर्नड इट। आपने जिस तरीके से दुनिया में आतंक फैला रखा है, ट्रेड रूट्स को आपने बाधा डाली हुई है, लोगों को पूरा का पूरा रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप किडनैपिंग्स कर रहे हैं, आई थिंक यू हैव अर्नड इट, यू डिजर्व इट। दूसरी बात, आज तक टेल अवीव तक आप नहीं पहुंचे थे।
टेल अवीव इज नॉट टेल अवीव, वो उनकी दिल है, उनकी धड़कन है इजराइल की। आपने वहां अटैक किया है, उससे दो चीजें क्लियर होती हैं। यस, मैं मानता हूं कि हुतीज वहां तक पहुंच पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। सारे डिफेंस सिस्टम्स अपने आप में नाकाम हो रहे हैं, ये भी एक अलग बात है। बट एट द सेम टाइम ये वो नर्व सेंटर है इजराइल का, नेतन्याहू का, कि जिसके लिए जीरो टॉलरेंस है, वो टॉलरेट कर ही नहीं सकते। सो आपने एक तरीके से मजबूर किया है कि वो आपके ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक करे। बात स्ट्राइक के क्वांटम की नहीं है, जो हुतीज का अटैक है उसका क्वांटम बड़ा छोटा था, और आप देख रहे हैं कि इजराइल ने बड़े स्ट्रैटेजिकली टारगेट लिया है। आपकी पोर्ट सिटी को टारगेट किया है, आपके ऑयल डिपो को किया है, सो दैट आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। रोजाना आप इसके रिलेटेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देखेंगे। और तीसरा, उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, हिजबुल्लाह को मैसेज दिया है, लेबनान को मैसेज दिया है, सीरिया को मैसेज दिया है, इवन ईरान को मैसेज दिया है कि आप किसी भी तरह की कार्रवाई अगर हमारे ऊपर करेंगे तो उसके भुगतान बहुत भयानक होगा। मैं तो कहता हूं ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का अटैक टॉलरेट नहीं होगा। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ भी बोलते रहिए, दे डोंट केयर, दे आर वेरी क्लियर कि हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है और हम एग्जिस्ट होकर ही रहेंगे। बिल्कुल। और विकी दत्ता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो ये हमला हुआ है, इसके बाद अब यमन में किस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे? हालांकि देखिए, ये जो वॉर शुरू हुआ है अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि हुतियों की तरफ से भी बयान सामने आ गया और ये कहा गया है कि अब हम जल्दी इसका बदला भी लेंगे। तो अब आगे क्या स्थिति बन सकती है? बात बदले की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुतीज के पास अब ये कैपेबिलिटी है कि वो 1500 से 2000 तक के एरिया पर आकर, क्योंकि अदरवाइज एक रेगुलर वॉर वो कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल के खिलाफ। दे डोंट हैव अ एयर फोर्स। सबसे बड़ी बात ये भी है। साथ ही साथ ये भी है कि अब उन्होंने जो मॉडिफिकेशंस करे हैं समाद 3, जैसा कि माना जा रहा है कि ड्रोन सिस्टम है, कि इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल मोटर अगर लगाई है, जिसके वजह से डिटेक्शन नियरली जीरो होता चला जा रहा है, उसमें साउंड बहुत कम होता चला जा रहा है। ठीक है सर। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मैं आपके पास आके समझना चाहूंगी, क्या ईरान जो है वो हुती को उकसा रहा है? क्या वही पीछे से पूरा बैक सपोर्ट दे रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जब से 7 अक्टूबर का पहला हमला हुआ हमास द्वारा इजराइल के ऊपर, और उसके बाद जो हिजबुल्लाह का थ्रेट आने लगा, सीरिया की तरफ से जो ISIS के जो इनके शिया ग्रुप्स हैं वो, और ईरान की तरफ से जो थ्रेट आने लगे, तो ये पूरे दुनिया में आज लोग जानते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ रही हैं, चाहे वो हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, यहाँ सीरिया के अंदर बैठे हुए जो दूसरे शिया ग्रुप्स हैं। तो जहाँ तक अभी उकसाने का सवाल है, वो तो पहले से उकसा रहा है। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल ये प्रॉक्सीज के साथ ही नहीं लड़ रहा है, इजराइल ईरान के साथ भी लड़ रहा है। और ये जो अब इन्होंने काउंटर स्ट्राइक किया है यमन के ऊपर, ये एक वार्निंग है ईरान को भी कि अगर हमारे फाइटर जेट्स 1000 किलोमीटर दूर जाके एक टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आप भी ज़्यादा दूर नहीं हैं। आपके न्यूक्लियर सेट जो हैं ईरान के, या आपके जो अपने मेन बेसिस हैं ईरान के, वहाँ तक भी इजरायली एयरक्राफ्ट पहुँचने की क्षमता रखते हैं। आपको याद होगा जब पहले ईरान ने 301 मिसाइल्स और ये ड्रोन छोड़े थे इजराइल के ऊपर, उसके बाद काउंटर अटैक किया था इजराइल ने, लेकिन वो जो बेसिकली था लिमिटेड टू रॉकेट एंड गाइडेड मिसाइल, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं हुए थे। जब इजरायली एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट यूज़ करेगी, वो बिल्कुल प्रिसीजन टारगेटिंग करेंगे और वो ईरान उनको अपने रडार में पकड़ नहीं पाएगा। F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं जो अभी इजराइल ने यूज़ करे हैं, जो 12 एक जहाज थे, जिसमें F-16, F-35 रडार में नहीं आते हैं। पहले F-35 जाते हैं, टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, F-16 उसके बाद फॉलो अप करते हैं ताकि जब डैमेज हो जाए तो उसको और जाके उसको स्ट्राइक किया जाए। तो ये एक वार्निंग है ईरान को कि ये मत समझना कि तुम्हारे प्रॉक्सी के माध्यम से आप जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, Correct. हम जब वक्त आएगा तो आपके ऊपर दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल की सर्वाइवल का सवाल है। इजराइल का जो एरिया बहुत लिमिटेड है, उसके पास डेप्थ नहीं है, वो चांस नहीं ले सकता, उसका सर्वाइवल का मामला है। बिल्कुल। और संजय सोई जी,
जो ये हमला हुआ इसके बाद तो जो स्थिति वहां पर बनी हुई लगातार हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमले के बाद